क्या लिख रहे थे बताओ? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? 1989। तो आगे लिखो, बजट सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, बजट सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? देखो, पहले तो लोकसभा, ठीक है भाई, कहाँ जाएगा? लोकसभा, ठीक है। फिर उसके बाद राज्यसभा, ठीक है भाई। और अंतिम स्वीकृति कौन देगा? फिर इसके बाद जो अंतिम स्वीकृति देगा, अंतिम स्वीकृति का मतलब है इसे लागू कर दो, है ना, तो वो देता राष्ट्रपति, ठीक है भाई। पहले लोकसभा, फिर उसके बाद राज्यसभा, और लास्ट में क्या कह देगा? राष्ट्रपति के भैया इसे क्या कर दो? लागू कर दो, बजट तुम्हारा सही है ना। तो अंतिम स्वीकृति जो मिल जाती है, फिर बजट क्या हो जाता है? वो लागू हो जाता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, देखो, बजट शब्द के बदले में, बजट शब्द के बदले में, बजट शब्द के बदले में, बजट शब्द के बदले में भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख है? किस शब्द का उल्लेख है? किस शब्द का उल्लेख है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का, ठीक है, वार्षिक वित्त विवरण। तो हमारे संविधान में क्या नहीं दे रखा है? बजट शब्द नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है उसकी जगह? वार्षिक वित्त विवरण या वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। आगे लिखो, भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई? भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई? भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई? यानी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा? भारत रत्न, ठीक है भाई। वो कब से स्टार्ट हुआ? तो लिखो 1954 से। कब से स्टार्ट हुआ? 1954 से दिया जाना चालू हुआ, ठीक है भाई। आ रही नहीं बात समझ में? लिखो, सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला? सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला? सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला? तो सबसे पहले जो मिला था वो मिला था भाई सी राधा गोपालचारी को। सी राधा गोपालचारी, किसे मिला था? सी राधा गोपालाचारी को। 3 लोगों को मिला था एक साथ, है ना। तो पहले नंबर पे किसे मिल गया? सी राधा गोपालाचारी को। दूसरे नंबर पे लिख लेना, दूसरे नंबर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है भाई। यानी तीनों को मिला तो एक साथ, लेकिन जैसे लाइन में खड़े रहते हैं ना, पहला नंबर इनका, दूसरा नंबर इनका, तीसरा नंबर इनका, ठीक है। तो पहले नंबर पे सी राधा गोपालचारी, दूसरे नंबर पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, और तीसरे नंबर पे लिखो, तीसरे नंबर पे जब मिला वो मिला
सीवी रमन को, सीवी रमन जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, सीवी रमन, ठीक है भाई, सीवी रमन को, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, भारत का प्रथम उद्योगपति, भारत का प्रथम उद्योगपति, एक उद्योगपति भी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। भारत का प्रथम उद्योगपति जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, कौन है बताओ भाई? रतन टाटा का नाम सुना है? रतन टाटा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन है ना, मालिक जो है ना, टाटा की कार, ये बस वगैरह आती ना, तो वही है, ठीक है भाई। रत्न टाटा को एक उद्योगपति भी हैं जो जिन्हें मिल गया है ना। आगे लिखो, भारत में वैट, भारत में वैट, वैट ब्रैकेट में लिख लेना, वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है भाई। वैल्यू एडिड टैक्स भारत में वैट कब से लागू हुआ? कब से लागू हुआ? भारत में वैट कब से लागू हुआ? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2005 से, ठीक है। कब से हुआ था भाई? 1 अप्रैल 2005 से, ठीक है। आगे आओ, और भारत में भी सबसे पहले जो लगा था, भारत में सबसे पहले लिख लो, भारत में सबसे पहले डैश करके लिख लेना, हरियाणा में, हरियाणा में, ठीक है भाई। भारत के सबसे पहले कौन से राज्य में लगा? हरियाणा में। तो कब लगा होगा ये? इसी तारीख को लगा होगा, 1 अप्रैल 2005 को ही, है ना। जब सबसे पहले भारत में लगा तो हरियाणा भी कहाँ है? भारत में ही तो है ना। आ रही नहीं बात समझ में? लिखो, इसमें लिख लेना, नोट करके, यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कैसा होता? हाँ, जो दिखाई ना दे, है ना। दिखाई ना देने का मतलब है, जैसे हम साबुन खरीद कर लेके आए, है ना, साबुन हमें दी 10 रुपये की, है ना। अब वो ये कहता कि 2 रुपये टैक्स के और दो, है ना। तो फिर क्या करते? कोई देता कोई नहीं देता, है ना। अनचल बाद में ले लिए टैक्स वाले, है ना। ऐसी तो होता। तो कंपनी ने और सरकार ने क्या करा, पहले से ही उसमें ऐड कर दिया, है ना। जैसे उसकी कीमत आई 8 रुपये या 7 रुपये या 6 रुपये या 9 रुपये, जितनी भी आई, उसमें इतने रुपए टैक्स के बढ़ा दिए। तो जब जाएगा तुम्हें क्या दे दिया? वो साबुन दे दिया ना, 10 रुपये की हो गई अब, है ना। अगर वो कहता कि सरकार कहती, या मान के चलो मालिक जो है वो कहता कि भाई हमारी कीमत है 5 रुपये, इतने जाएंगे सरकार को, 3 रुपये 2 रुपये हमारे, तो तुम लोग कहते कि 5 रुपये में दे दो, हम तुम्हें नहीं दे रहे, या सरकार को बाद में दे देंगे, तुम्हारे बाद में ले लियो, है ना। तो ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए हमने सारा टैक्स लगा के दे दिया, है ना, कि भैया इतने इतने टैक्स लगाया के ये इतने की बैठेगी, है ना। इंसिल ऑफ ऑल टैक्स देखा है ना, लिखा हुआ होता है वस्तुओं पे, है ना, सभी करों सहित, है ना। तो उस पर सारे कर टैक्स लग के आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें देने तो नहीं पड़ रहे कि इतने भारत सरकार को देने, इतने राज्य सरकार को देने, इतने उद्योगपति को देने, है ना। तो पहले से ही फिक्स करके दिए हैं, ठीक है। तो जो हमें दिखाई नहीं देते, है ना, लेकिन वास्तव में हम क्या है, टैक्स चुका रहे हैं, दे रहे हैं, है ना। तो वो कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। आगे लिखो भाई। अब जैसे हम पूछ लें हाउस टैक्स कैसा करें? गृह कर। तो गृह कर जो है डायरेक्ट जमा करता आदमी, है ना, जाके पैसे जमा करता है, तो वो कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है ना। जैसे इनकम टैक्स है, अपनी सैलरी से जमा करता आदमी, है ना,
जो जाके खुद जमा कर रहा, तो समझ लो कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है ना। तो लिखो भाई आगे, लिखो गांधार कला किसके अधीन फली फूली। 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 कुषाण, कुषाण काल के, या ऐसा कुषाण वंश भी कह सकते हैं। ठीक है, आ रही नहीं बात समझ में। जब हम पढ़ेंगे कुषाण पढ़ेंगे, गुप्त वंश पढ़ेंगे तो आएंगे ये चीज़ें। ठीक है ना, गुप्तोत्तर में। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी। कलिंग के विरुद्ध, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। मुख्य स्रोत क्या है। 13वां, या इसे ऐसे भी लिख के दे सकता है भाई। ठीक है, ये भी 13 है, शिलालेख। ठीक है भाई, 13वां शिलालेख। ठीक है, तो क्या हाँ, कलिंग पे जो है आक्रमण किया था किसने, अशोक ने, तो उसकी जानकारी किससे मिलती है, 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है, आ रही नहीं बात समझ में। अगला क्वेश्चन लिखो, नाभिकीय रिएक्टरों में, नाभिकीय रिएक्टरों में, नाभिकीय रिएक्टरों में, रिएक्टरों में लिख लोगे, रिएक्टर लिख लोगे। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक का प्रयोग, मंदक, मंदक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मंदक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो डैश करके लिखो, न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए, न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए, न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए, है ना। जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उन्हें धीमा कर देता है मंदक, है ना। तो उत्तर लिख लेना इसका, न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए। ठीक है भाई, लिखो फिर, ब्रिक्स, ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं। BRICS, BRICS। ठीक है भाई, तो बी से हो गया ब्राज़ील। ठीक है भाई, आर से क्या हो गया बताओ, रूस। ठीक है भाई, आई से इंडिया या भारत। ठीक है भाई, सी से बताओ चीन, चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका, या इसे कह देंगे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है भाई, ठीक है। हो गया, लिखो अब एक हेडिंग डाल लो, जनगणना, जनगणना।
जनगणना। ठीक है भाई, जनगणना के बारे में देखेंगे हम। ठीक है भाई, तो लिखो भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? 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 देखो, जनगणना की जो शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ 1872 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो, मेयो, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है भाई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में भारत की प्रथम जनगणना कब हुई तो पूछेगा तो आप बताओगे कब? 1872 में। ठीक है भाई, अब लिखो भारत की प्रथम दशकीय, भारत की प्रथम दशकीय जनगणना कब हुई? भारत की प्रथम दशकीय, भारत की प्रथम दशकीय जनगणना कब हुई? भारत की प्रथम दशकीय जनगणना कब हुई? ठीक है भाई, तो ये हुई थी 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है भाई, 1881 में। अब दशकीय का मतलब है इसके हर 10 साल बाद क्या होती रही होगी? अब जनगणना चालू होगी। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? नहीं, ये पहली है 1872 में, ये दशकीय है। दशकीय का मतलब है अब इसके 10 साल बाद फिर होगी, फिर इसके 10 साल बाद होगी, है ना। तो ऐसे ही चलते चलते आ रही हैं। ठीक है, तो प्रथम दशकीय कब हुई? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता कब मिली? 1947 में। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद कब हुई होगी? भी दशकीय में चल रही तो 1951 में तो हुई होगी, है ना। तो लिखो स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रथम जनगणना, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता का मतलब है भारत की स्वतंत्रता है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तो कब हुई होगी भाई? 1951 में। ठीक है, 1951 में। ठीक है ना, देखो 1951 में क्या होया था? वित्त आयोग का गठन भी 1951 में हुआ। लिख लो वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन भी कब हुआ? 1951 में। ठीक है भाई, लोकसभा व राज्यसभा 1952। ठीक है, लिखवाया है पहले। ठीक है, लिखो लोकसभा एवं राज्यसभा का गठन। लिख लो लोकसभा एवं राज्यसभा का गठन, लोकसभा एवं राज्यसभा का गठन तो कब हुआ है? 1952 में। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं, अब लोकसभा की हम पूछे तुमसे, लोकसभा की अवधि कितनी होती है भाई? कितनी होती है बताओ? 5 वर्ष नहीं 10 वर्ष। ओह सॉरी, लोकसभा की नहीं, उसकी जनगणना की। लोकसभा की तो 5 वर्ष होती है। हाँ, हम जनगणना की पूछ रहे हैं। जनगणना की अवधि कितनी होती है? 10 वर्ष है ना।
यानी प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है, ठीक है ना। तो आगे लिखो, 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? तो देखो, देश की 15वीं यानी जो 2011 में हुई थी वो कौन सी थी? देश की 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं। देश की 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं। ठीक है भाई, आ रही नहीं बात समझ में? देश की 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं। क्या अभी जनगणना हो गई? कौन सी है? कहाँ हुई है? 21 चल रहा है ना अब, है ना? क्यों ना हो रही? कोरोना की वजह से ना हो रही है ना। कोरोना ने सबको रोक दिया। हो सके अगले साल हो जाए, 1 आध साल है ना, घट बढ़ सकता है, अभी टाइम है ना। तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो, 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए? 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए? 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए? 29। कितने पूछे गए भाई? 29। 29 कैसे कैसे पूछे गए? कि तुम्हारे घर में रेडियो है, टीवी है ना, भैंस है, गाय है ना, ये सब ऐसे कितने क्वेश्चन थे? ऐसे 29 थे, है ना। तो अगला सवाल लिखो, अगला पॉइंट लिखो, 2011 की जनगणना का शीर्ष वाक्य क्या था? 2011 की जनगणना का शीर्ष वाक्य क्या था? वाक्य या नारा क्या था, ये लिख लेना। 2011 की जनगणना का शीर्ष वाक्य या नारा क्या था? 2011 की जनगणना का शीर्ष वाक्य या नारा क्या था? ठीक है, लिखो, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। इन्वेटिव को में बंद करना है इसे। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारा भविष्य। ठीक है भाई, ये इसका क्या था? नारा था। ठीक है, आगे लिखो, 2011 की जनगणना का शुभंकर। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? शुभंकर क्या था? ठीक है भाई। एक वो होता, लोगो होता। लोगो का मतलब जैसे कोई चिन्ह दे देते हैं ना, तो चिन्ह का मतलब है जो वो थैले थे जनगणना वाले, उन पे एक शिक्षिका छपी हुई थी। क्या छपी हुई थी? एक मास्टरनी, है ना। तो प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका क्या थी भाई? प्रगणक शिक्षिका थी। ठीक है भाई, प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, आगे लिखो भाई, 2011 की जनगणना पर कितना खर्च हुआ? 2011 की जनगणना पर कितना खर्च हुआ? 2011 की जनगणना पर कितना खर्च हुआ? 2200 करोड़। कितना खर्च हुआ? 2200 करोड़ रुपए। ठीक है भाई,
अगला पॉइंट लिखो, पहली जातीय जनगणना, पहली जातीय ब्रैकेट में लिख लेना जातिगत, जातीय या ऐसे लिख लोगे जातिगत, पहली जातीय या जातिगत जनगणना कब हुई? पहली जातीय या जातिगत जनगणना कब हुई? लिखो 1931 में, 1931 में। ठीक है भाई। लिखो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930। दूसरा लिख लो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसके 1 साल बाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसके 1 साल के बाद। तो कब हो जाएगा? 1931 में। ठीक है भाई, 1931। अगला पॉइंट लिखो, एक और हुआ है, जब पढ़ाएंगे ही ना तो सारे बताएंगे, ठीक है ना, इतिहास में बताएंगे, अभी ना ज़्यादा मत लिखो यहाँ पे। देखो, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पहले भी लिखवाया है, बताओ कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है भाई, लिखो आगे। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो लिखो 121.02 करोड़। 121.02 करोड़। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। कब के अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है नई वाली, वरना तो ये 150 करोड़ या 130-140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी होगी अब तक, है ना। अब वर्तमान में बढ़ गई होगी, लेकिन हम क्या बताएंगे? 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताएंगे। ठीक है, तो लिखो आगे। भारत में विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करता है? भारत में विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करता है? भारत में विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करता है? भारत में विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करता है? ठीक है भाई। तो देखो, हमारे हैं जो है 17.5%। कितनी? 17.5% निवास करते हैं। ठीक है, यानी पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पे अगर 100 लोग रहते हैं तो 17.5 हमारे यहाँ पे रहते हैं। ठीक है ना, उसमें से 17.5 कहाँ रहते हैं? हमारे भारत के अंदर रहते हैं। ठीक है भाई, आगे लिखो। भारत की दशकीय वृद्धि दर, भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 17.64%। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है, कितनी है? 17.64%। इसका मतलब ये है कि भाई जितनी हमारी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है हमारी? 121 करोड़। 121 करोड़ का 17.64% और निकाल दो तो अब की जनसंख्या आ जानी चाहिए, अनुमानित जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, एक्चुअल नहीं आएगी, लेकिन क्या आ जाएगी? अनुमानित आ जाएगी कि इतनी जनसंख्या अब तक हो गई होगी। ठीक है भाई, चलो, तो कितना हो गया?
17.64%। ठीक है, आगे लिखो सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है। कौन सा राज्य है। हरियाणा। ठीक है भाई, कौन से राज्य में है। हरियाणा में। ठीक है भाई, यानी यहाँ पे पुरुष जो पाए जाते हैं 877 पाए जाते हैं। ठीक है, और महिला, एक मिनट, पुरुष नहीं महिला पाई जाती हैं। कितनी। 877। ठीक है भाई, और 1000 पुरुष। ठीक है, 1000 पुरुष हैं, 877 क्या हैं, महिलाएं हैं। कहने का मतलब है लिंगानुपात क्या है, 877 है। ठीक है, यानी महिलाएं यहाँ पे क्या हैं, कम है। ठीक है, आ रही नहीं बात समझ में। तो यहाँ पे लिंगानुपात भी क्या है, कम है, सबसे कम है। ठीक है, आगे लिखो भाई। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है। तो कौन सा है वो, केरल। केरल में। ठीक है भाई, यहाँ पे 1000 पुरुष पाए जाते हैं। ठीक है, तो महिला जो हैं, ठीक है भाई, 1084। 1084 क्या पाई जाती हैं यहाँ पे, महिलाएं। ठीक है, तो लिंगानुपात कितना हो गया इनका, 1084। ठीक है भाई, यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, केरल का। कितना, 1084। ठीक है, आगे लिखो अगला पॉइंट। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। किस राज्य में है। ठीक है, तो बताओ कौन से राज्य में है भाई, बिहार। ठीक है भाई, यानी सबसे भीड़ भाड़ रहती है बिहार में। जो है जगह कम है लेकिन लोग क्या हैं, रहने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है भाई, आगे लिखो सबसे कम जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है भाई, सबसे कम पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे लिखो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। एक वैसे राज्य होते हैं, एक केंद्र शासित राज्य होते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। डैश कर क्या लिखोगे भाई, दिल्ली है। अगर हमसे पूछे क्या सबसे अधिक केंद्र शासित, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, तो क्या बताएंगे हम, दिल्ली। ठीक है, अब लिखो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, है ना, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। ठीक है भाई, कौन सा है, अंडमान निकोबार है। आगे लिखो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का
प्रथम राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? अपना ही है, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है ना। आगे लिखो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो ये है सिक्किम। कौन सा है भाई? सिक्किम। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या है ना। ये सब आंकड़े कब के चल रहे हैं? 2011 के। ठीक है, लिखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है भाई, आगे लिखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो कौन सा है? गोवा। ठीक है भाई, गोवा। ठीक, आगे लिखो भारत का एकमात्र राज्य जहां पर जनसंख्या घटी। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर जनसंख्या घटी, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार वहां पे जनसंख्या क्या हो गई भाई? कम हो गई है ना। तो वो है नागालैंड। ठीक है भाई, नागालैंड में जनसंख्या क्या हो गई थी? कम हो गई थी। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे है ना। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ पे हैं? केरल। ठीक है, कौन सा है? केरल। ठीक है भाई, आगे लिखो सबसे कम साक्षर राज्य, सबसे कम साक्षर राज्य यहाँ पे केरल में 93.91% लोग क्या हैं? पढ़े हुए हैं। ठीक है भाई, 93.91% क्या हैं? पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, तो 6-7 लोग ऐसे रहते हैं समय से जो ना पढ़े हुए होते। ठीक है, वो भी अब निपट लिए होंगे है ना, वो पुराने ज़माने के बुढ़े होंगे जो ना पढ़े हुए होंगे है ना, अब सब 100% हुए होंगे। ठीक है, तो लिखो कि सबसे कम साक्षर वाला राज्य है ना, या सबसे कम साक्षर राज्य बिहार। कौन सा है? बिहार, सबसे कम पढ़े लिखे है ना। आगे लिखो भाई केरल का 100% साक्षर राज्य और जिला, केरल का 100% साक्षर जिला, केरल का 100% साक्षर जिला यानी उसमें पूरे पढ़े लिखे हैं 100%, एक भी अनपढ़ नहीं है ना। एर्नाकुलम। एर्नाकुलम कौन सा है? एर्नाकुलम। ठीक है भाई, आगे लिखो एर्नाकुलम। भारत लिख लिया एर्नाकुलम। देखो भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? ब्रैकेट में लिख लेना 2011 में, 2011 में, ये 2011 के आंकड़े चल रहे हैं। ठीक है भाई, D.K. सीकरी। ठीक है भाई, कौन थे? D.K. सीकरी थे। ठीक है भाई, तो इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल देखेंगे अब है ना।
धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आराम से हो जाएगा कवर, ठीक है ना। चलो फिर।